दोस्तों नमस्कार। एक आखिरी लड़ाई तो लड़नी ही होगी और यह लड़ाई इस देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को लेकर होगी और चुनावी प्रक्रिया के भीतर ईवीएम मशीन को लेकर होगी, यानी इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका अभी तक रही है और उस भूमिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तर्ज पर ईवीएम को मान्यता दे डाली, उससे हटकर क्या यह आखिरी लड़ाई वाकई भारत की राजनीति में अब नजर आने वाली है? कांग्रेस के भीतर यह सवाल बड़ा हो चला है। आप मुद्दे कोई भी उठाइए, लेकिन उस मुद्दे के आश्रय अगर वोटर जिसे वोट देता है वही अगर उस तक नहीं पहुंच पाता है उसके अपने नुमाइंदे के पास, तो फिर कौन सी लड़ाई किस मुद्दे के आश्रय कैसे लड़ी जा रही है, इसका मतलब होगा क्या? महाराष्ट्र की 92 सीट 92 सीट्स ऐसी है जहां पर जितने वोट पड़े उतने वोट अलग अलग बूथों को जोड़ने पर आते ही नहीं है। यानी जो वोट आखिर में दिखलाए गए वो लाखों की तादाद में वोट ज्यादा थे और इन 92 सीटों के दायरे में विपक्ष के हिस्से में सिर्फ 6 सीटें आई है, बाकी पूरी सीटें महायुति के पास चली गई। यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें बड़ी तादाद में क्या ईवीएम के जरिए गड़बड़ी होती है। और ध्यान दीजिए तो हरियाणा के भीतर भी 22 सीटों को लेकर कुछ ऐसा ही सवाल था। तो सवाल पहली बार यह उठ चला है कि जो वोटरों की गिनती खुद इलेक्शन कमीशन करता है और जो वोट की गिनती चुनाव परिणामों के वक्त होती है उसमें बड़ा अंतर क्यों होता है, और जिन कॉन्स्टिट्युएंसीज में यह नजर आता है वहां पर सत्ता पक्ष की जीत या सत्ता के साथ जो गठबंधन साथी हैं उन्हीं को जीत क्यों मिलती है। ये 92 सीटों की तकरीबन 150 बूथों पर जो अंतर खुले तौर पर नजर आया वो हैरान करने वाला है। और ये आंकड़े बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि राजनीतिक तौर पर यह किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में इससे पहले कभी संभव होता नहीं था। कई सवाल एक साथ निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इन सब से पहले बड़ा सवाल तो यह है, क्या वाकई कांग्रेस इसके लिए तैयार हो चली है? क्योंकि कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद यह सवाल तो था कि जो साख राजनीतिक तौर पर इस देश में बनती चली गई उसमें सेंध चुनाव परिणामों ने लगाए, ना कि इस देश की किसी राजनीति ने लगाए। बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन इतनी उखड़ती चली गई कि आरएसएस और बीजेपी आमने सामने खड़ी थी, बावजूद इसके राजनीतिक जीत उसे क्यों मिल गई। और इन परिस्थिति के भीतर राहुल गांधी ने जब इस देश के भीतर में जाति जनगणना का सवाल खड़ा किया और उसके बाद हाशिए पर पड़े तबकों को लेकर मुख्यधारा में लाने का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र की 92 यानी 92 सीटों में से 54 सीट ऐसी है जहां पर इनकी तादाद है, यानी एससी एसटी ओबीसी। लेकिन इसके बावजूद भी इन 54 में से 52 सीट पर जीत महायुति को मिलती है, अगाड़ी कहीं नजर आती नहीं है। यह मैसेज क्या है? शायद यह मैसेज पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष ने पढ़ा, लेकिन सवाल फिर यही उभर कर सामने आया, क्या कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम साथी खड़े होंगे? कांग्रेस के भीतर यह सवाल बड़ा हो चला है कि अब देश भर में इसको लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस को ही तैयार करनी होगी। और यहां पर यह भी समझ लीजिए कि अब कांग्रेस में इस बात को लेकर कम से कम सहमति तो है, मुद्दा अगर बड़ा हो तो यह देश एकजुट हो जाता है। और अगर आप अतीत के पन्नों को भी खोलिए तो ध्यान दीजिए, जिस दौर में मंडल था उस दौर में कमंडल और अयोध्या की राजनीति को कैसे साधा गया और उसके जरिए बीजेपी और आरएसएस के तमाम घटक जो संगठन थे वो अलग अलग बिखरे हुए थे, लेकिन सभी एक साथ आकर मिल गए, खड़े हो गए। यही परिस्थिति उसके बाद बड़ी तादाद में गुजरात के चुनाव में जब वहां पर दंगे हुए थे, उसके बाद की राजनीति को अगर बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला के तौर पर समझे तो वही चीज निकल कर आती है जो बीजेपी और संघ के अनुकूल होती है। इस राजनीति का बड़ा पाठ उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में भी पढ़ा गया, 2022 में भी पढ़ने की बाखूबी कोशिश हुई है।
लेकिन अब सवाल इस देश के भीतर कांग्रेस को लेकर यह बड़ा हो चला है। वह कौन सा मुद्दा होगा जो देश को एक धागे में पिरो दे, और अगर यह मैसेज जिले दर जिले, गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जरिए फैलता चला जाए और इस देश में एक यात्रा उस धागे के तौर पर सभी को बांधते हुए चलती चली जाए, जहां पर मैसेज बहुत साफ हो कि आप किसे भी वोट दीजिएगा, जीतेगी बीजेपी या उसके साथ सहयोगी दलों की पूरी कतार। तो यह मैसेज हर उस मुद्दे से जुड़ेगा जो मुद्दा इस देश के भीतर में लोग समझ नहीं पाते हैं कि वह कहां पर खड़े हैं। मिडिल क्लास के सामने चुनौती है टैक्स को लेकर, और टैक्स पेयर का पैसा रेवड़ियों की शक्ल में कैसे तब्दील होता है यह हर कोई देख रहा है। इस देश के भीतर अगर एससी एसटी के सवाल है और उनके लोग नुमाइंदे के लिए सरकारी नौकरी तक पहुंच नहीं पाते हैं, जो अपने तौर पर पिछड़े तबके का सवाल था जिसको लगातार उठाया जा रहा है, उन इलाकों में भी क्यों हार उसकी हो जाती है जो उन मुद्दों को उठा रहा है। तो कहीं कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने के लिए या कांग्रेस संगठन को खड़ा करने के लिए क्या ईवीएम के जरिए और इन मुद्दों के आसरे पहली बार बैलेट पेपर की खुली मांग जनता के बीच नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मीडिया इसे दरकिनार करेगा, वो सत्ता के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हर वो मुद्दा जो इस देश में किसी भी रूप में उठाया जाए, उस मुद्दे के साथ कांग्रेस अपने संगठन को भी मजबूत करेगी, पंचायत स्तर पे रैलियों के आसरे, लोगों को जोड़ने के आसरे खुद को भी जोड़ेगी, और राजनीतिक तौर पर हर मुद्दा अगर चुनावी प्रक्रिया से जाकर जुड़ जाएगा तो यह सवाल इस देश में बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के पीछे कुछ फैक्ट्स क्या वाकई ऐसे हैं जिसे जनता के सामने रखने का वक्त आ गया है? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 48 घंटे पहले यूं ही जिक्र नहीं किया। वो समझ गए कि दरअसल कोई भी मुद्दा उठाइए, वो मुद्दा वोट की शक्ल में कांग्रेस के हक में नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ा, अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी एसटी ओबीसी गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। समझ तो सभी गए हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के भीतर संगठनों को संभाले हुए कोई भी नेता हो। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक के बाद एक हार, और सिर्फ 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम निकल कर आए, वो चुनाव परिणाम एक झटके में 5 महीने में उल्टे कैसे हो गए, और उसके साथ क्या वाकई ईवीएम का खेल, वोट गिनने की पूरी प्रक्रिया, और इन सवालों का जवाब क्या आप इस देश के भीतर आंदोलन करना और ईवीएम के जरिए जहां भी चुनाव हो उसका पूरे तरीके से बायकॉट कर देने की स्थिति है? कौन साथ देगा, कौन सी राजनीति शुरू होगी, उससे पहले हमें लगता है जरा चंद आंकड़ों को समझ लीजिए। महाराष्ट्र के चुनाव में 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने वोट मौजूद थे और जितने वोट पड़े जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने दी, इन 19 सीटों पर उससे ज्यादा वोट गिने गए। इन 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर में
जो अलग अलग बूथ होते हैं उसमें 102 बूथ से ज्यादा जगहों पर यह बात खुलकर नजर आई कि जो वहां की संख्या है, यानी जितनी संख्या वहां पर एक ईवीएम मशीन में डाली जा रही है, उससे ज्यादा महायुति के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कहीं पर शिवसेना खड़ी थी, कहीं पे बीजेपी खड़ी कहीं थी, कहीं पर एनसीपी अजीत पवार की खड़ी थी, उन्हें ज्यादा वोट मिल गए। ये अलग अलग बूथों की एक स्थिति है। दूसरी तरफ 76 ऐसे हैं जहां पर जितने वोट पड़े उतने गिने नहीं गए। यह एक नई स्थिति निकल कर आई और इनके भीतर का सच यह भी आया कि तकरीबन 221 बूथ ऐसे नजर आए जहां पर अगर जीती हुई परिस्थिति में वो तमाम वोट गिने जाते तो परिणाम इन जगहों पर उल्टा होता। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को याद करते वक्त आपके जहन में यह सवाल होगा कि यही 22 सीटों पर सवाल हरियाणा के भीतर था, लेकिन हमें लगता है उससे कुछ पहले और चले चलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद गया था। लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक जो भी फेज हो रहे थे उसमें जितनी बड़ी तादाद में वोट परसेंटेज बढ़ रहा था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा दो सामाजिक संगठनों ने, जिन्होंने पूरा उस पर रिसर्च किया, और एडीआर ने अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और इसके अलावे क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में भी इसका अध्ययन बाखूबी किया गया। हमारी टीम ने सबको कलेक्ट किया और उसका एक एवरेज निकाला कि आखिर स्थिति क्या थी और उस स्थिति के भीतर का सच क्या है। यह शायद इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि यह सवाल अगर लोकसभा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस खड़ा करती या फैसला लेती कि ईवीएम से अब नहीं, तो शायद एक दूसरी स्थिति बन सकती थी। उड़ीसा के भीतर 21 लोकसभा की सीटें, लेकिन वहां पर 42 लाख वोट बढ़ गए। जो वोट पड़े थे उसकी तुलना में बढ़ गए, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 लाख वोट बढ़ गए। 18 सीटें बीजेपी जीती 21 में से उड़ीसा में। महाराष्ट्र की 48 सीटें थी, वहां पर तकरीबन 82,63,000 वोट बढ़ गए। प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी लीजिएगा तो 1,72,000 वोट बढ़े प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा सीटों की, वहां पर 36,71,283 वोट बढ़ गए, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 87,000 वोट बढ़ गए। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, यहां पर 49 लाख वोट बढ़े, प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 1,96,000 वोट बढ़े। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें, यहां पर 22,23,000 वोट बढ़ गए। प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी निकालिएगा तो तकरीबन 80,000, हालांकि 79,743 वोट एवरेज निकलता है, लेकिन मानिए कि 80,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गए। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, यहां पर 9,54,000 वोट बढ़ गए। 8,672 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़े। राजस्थान में 25 सीटें, वहां पर 29,30,000 वोट बढ़ गए, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 1,17,000 वोट बढ़ गए। बिहार में भी वोट बढ़े 11,60,000, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग 29,000 वोट बढ़ गए। हरियाणा के भीतर भी यह सवाल था कि यहां पर भी 12,91,000 वोट बढ़ गए, प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 1,29,000 वोट बढ़े। मध्य प्रदेश के भीतर भी सवाल था, 21 लाख वोट कैसे बढ़ गए, प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 71,000 वोट बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में भी सवाल था, 14,22,000 वोट कैसे बढ़ गए, 83,600 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी था। असम के भीतर भी यह सवाल था कि 15 लाख वोट कैसे बढ़ गए, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी तकरीबन 1,07,000 वोट बढ़ गए। ये सारे सवालों में, यानी लोकसभा की 79 सीट, 15 राज्यों की 79 सीटों पर वोट परसेंटेज बढ़ गया। और सुप्रीम कोर्ट के सामने हर फेज में जो इलेक्शन कमीशन जानकारी दे रहा था और बाद में जो बढ़ा रहा था, उसका भी रास्ता टटोलने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उसका रास्ता कोई दिखाई दिया नहीं। उस परसेंटेज को जरा आप पहले समझिए और बूझे, उससे पहले दो बात और समझिए। अब यह बड़ा सवाल है कि जिन मुद्दों के आश्रय कांग्रेस पार्टी राजनीतिक खेल करना चाह रही है कि अब इस देश के भीतर में चुनावी प्रक्रिया में जहां भी ईवीएम का चुनाव हो, ईवीएम के जरिए चुनाव हो, वहां वो हिस्सा नहीं ले, तुरंत में दिल्ली आने वाला है। कोई भी कह सकता है कि दिल्ली में क्या जरूरत है, दिल्ली में तो कांग्रेस है नहीं, तो वो ये फैसला ले सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कैसे लेगी?
जाहिर है आम आदमी पार्टी के सामने यह चुनौती होगी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार जाती है तो फिर क्या उसके बाद से आम आदमी पार्टी शुरू होगी, या बिहार के चुनाव उसके तुरंत बाद हैं, साल के आखिर में, 2025 के आखिर में है। उस वक्त में अगर बिहार के भीतर तेजस्वी यादव ये सोचे कि हम चुनाव मैदान में नहीं आएंगे तो फिर हमारा अपना परसेंटेज कम, हमारा संगठन सक्रिय कैसे होगा, और इन सारी परिस्थिति में ईवीएम ही रहे लेकिन सामने बीजेपी ही रहे और जनता दल यूनाइटेड रहे लेकिन हम तो मैदान में आएंगे, तो इंडिया गठबंधन अपने तौर पर कैसे तालमेल कांग्रेस के साथ बैठा सकता है। और एक फैक्ट यह भी है कि कांग्रेस अपने तौर पर किसी राज्य में भी उसका कोई नेता, चेहरा, उसका ऑर्गेनाइजेशन उतना मजबूत नहीं है, यह एक फैक्ट है। इस फैक्ट को देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, बिहार में कोई चेहरा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेम स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर है, यही स्थिति गुजरात के भीतर है, यही स्थिति झारखंड के भीतर भी है। वहां तो हेमंत सोरेन मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु में स्टालिन मौजूद हैं। यानी एक बड़े चंक में देखिएगा तो कांग्रेस के पास क्या यह मुद्दा उसको अपनी पार्टी को जीवित करने के लिए, यानी वो तमाम मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं इस देश के भीतर, वो मुद्दे कांग्रेस के जरिए बाकी राजनीतिक दलों को एक मजबूती देते हैं। इसीलिए तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का बीजेपी का किला ढहढहाकर गिर गया, लेकिन अपने बूते अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, 2 ही सीट जीत पाए। हालांकि उन्होंने आरोप इस बात को लेकर लगाया कि पुलिस प्रशासन ही अगर वोटर में तब्दील हो जाए तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और ना सिर्फ वोटर में बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पर वो काम करने लगे तो हम क्या करेंगे। अब यहां पर 2-3 सवाल बड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर। उद्धव ठाकरे सोचने लगे हैं अपने तौर पर कि बीएमसी के चुनाव में हम अपने बूते जाएं। उनके कार्यकर्ता, नेता बोलने लगे हैं अगर इस चुनाव में चेहरा उद्धव ठाकरे होते तो परिणाम कुछ और होता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अलग रास्ता पकड़ा ही। बंगाल के भीतर ममता बनर्जी का अपना राग शुरू से रहा है, वो ना कोई सीट देने को तैयार है और वो कहती है मैं जीत के दिखाऊंगी और मैं जीतूंगी, तभी तो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सकती है। यानी इस देश के भीतर में कांग्रेस का वोट बैंक, जो 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो या 2024 के चुनाव को भी आप जोड़ लीजिए, अगर आप ध्यान दीजिए सबसे बुरी गत 2014 के चुनाव में हुई थी, लेकिन देश भर में कांग्रेस का वोट बैंक तकरीबन 12 करोड़ के लगभग है। 12 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में कांग्रेस के वोट बैंक राजनीतिक तौर पर इस देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद है। कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं आएगी तो क्या बीजेपी के पक्ष में वो चले जाएंगे या उन छत्रपों को मजबूत कर देंगे? सवाल सबसे बड़ा यह है क्या वाकई सत्ता के पास यह हुनर आ चुका है, वो जैसा सोचती है वैसा ही होगा और इलेक्शन कमीशन उसी लिहाज से काम करता है? यह सवाल तो बड़ा है, और इस सवाल के अक्स तले हमें लगता है एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जो लोकसभा इलेक्शन के परसेंटेज को लेकर फेज वाइज बताया गया था उसको भी सुन लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि यह लड़ाई कितनी बड़ी है या इस लड़ाई की जटिलता भारत के लोकतंत्र के साथ क्यों जुड़ गई है। महाराष्ट्र की 95 विधानसभा की सीट, हरियाणा की 22 विधानसभा की सीट, और पूरी लोकसभा की प्रक्रिया में फेज 1 में देखिए 62.87%, 62.87% बढ़कर 66.14% हुआ, यानी 54,45,000 वोट बढ़े पहले फेज में। सेकंड फेज में 60.96% से बढ़कर 66.71% हुआ, 91,20,000 वोट बढ़ गए सेकंड फेज में। थर्ड फेज में 61.45% था जो बढ़ गया और 65.68% हो गया, यानी 72,91,000 वोट वहां भी बढ़ गए। फोर्थ फेज में तो कमाल हो गया, वो वही दौर था जिस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था आरएसएस की अब जरूरत नहीं है, और इसमें 62.84% से वोट बढ़कर 69.16% हो गए, यानी 1,12,00,000 वोट बढ़ गए फोर्थ फेज में। फिफ्थ फेज में 57.47% से बढ़कर 62.20%, यानी 42,35,000 वोट वहां भी बढ़ गए।
सिक्स फेज में 59.06%, यह बढ़कर 63.37%, 48,01,000 वोट यहां भी बढ़ गए। और लास्ट फेज के भीतर भी 59.45% का ऐलान रात के 11 बजे, और लेकिन अगले दिन होते होते और उसके अगले दिन होते होते और ठीक काउंटिंग से पहले की परिस्थिति में बताया गया 63.88%, यानी 44 लाख वोट यहां भी बढ़ गए, 44,57,000। यानी कुल मिला के देखिएगा तो लगभग 4,65,00,000 से ज्यादा वोट लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन द्वारा शुरू की जानकारी और आखिरी जानकारी इसके बीच में बढ़ते चले गए, जो महाराष्ट्र में भी पूरा खेल हुआ है। तो फिर इस राजनीति के मतलब मायने क्या होंगे? कोई भी यह सवाल करते हैं कि देखिए वायनाड में तो प्रियंका गांधी जीत गई, नांदेड़ में जीत गए कांग्रेस उम्मीदवार, तो क्या वहां पर ईवीएम का खेल नहीं था? ईवीएम का खेल या ईवीएम या इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया अगर भारत की राजनीति को सत्तानुकूल साधने के लिए है, या फिर सत्ता की हर अनुकूल परिस्थिति अपने अनुकूल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल है, या फिर विपक्ष का नजरिया अगर इस बात को लेकर है कि हमारे उठाए हर मुद्दे का असर बीजेपी के पक्ष में कैसे हो जाता और वो जीत कैसे जाती है, वह भी महाराष्ट्र जैसी जगह में, तो यह सवाल तो बड़ा है। इसीलिए जो पूरी प्रक्रिया अब निकल कर आ रही है, हमें लगता है आज एक तस्वीर बड़ी मायने रखती है। जब प्रियंका गांधी शपथ ले रही थी, उनके भी एक हाथ में संविधान था और वो मैसेज बहुत साफ था अपने तौर पर कि गांधी परिवार के भीतर पहली बार पूरा परिवार, सोनिया गांधी राज्यसभा में है, राहुल गांधी लोकसभा में, और अब प्रियंका गांधी लोकसभा में आ गई हैं। कांग्रेस के भीतर यह मशक्कत शुरू हो चुकी है कि अब राजनीतिक तौर पर इस पूरे आंदोलन को लीड कौन करेगा। इसमें कुछ सवाल उलझे हुए हैं, लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली देश भर में, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली। उसका असर कम से कम राजनीतिक तौर पर तो यह जरूर हुआ कि एक बड़ी साख यानी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की बनी, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों की बनी, और जो भी राजनीतिक दल अपने अपने राज्य में जो भी चुनावी रैली करता, वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देती, चाहे वो उमर अब्दुल्ला कश्मीर के भीतर हो, चाहे हेमंत सोरेन की मौजूदगी झारखंड के भीतर हो, चाहे महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति हो, या किसी भी राज्य के भीतर की राजनीति हो। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में पहली बार सवाल यह भी आया कि अब कांग्रेस में क्या अगुवाई करने के लिए किसी आंदोलन को प्रियंका गांधी सामने आ सकती है। राजनीतिक तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभाला, लेकिन जिस वक्त उन्होंने 2022 के चुनाव में अपनी भूमिका उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ी की, सिर्फ 2.33% वोट ही मिला और सिर्फ 2 एमएलए जीत कर आए। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि इस दौर में जनता बिल्कुल आमने सामने की परिस्थिति देखती है, वह बंटना नहीं चाहती है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की जगह नहीं थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी से हटकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ वह देखने की स्थिति में नहीं थी। यहां तक कि मायावती का भी वोट परसेंटेज घटकर 20-18% से घटते घटते 12-12.25% पर आकर खड़ा हो गया। यानी जनता इस दौर में मानकर चलती है कि जिसे सत्ता में लाना है या जिसे सत्ता से हटाना है, उसी दिशा में पूरी की पूरी वोटिंग होती है। लेकिन पहली बार
महाराष्ट्र और हरियाणा का नजारा जो था वो बिल्कुल हटकर नजर आया। लोकसभा में बीजेपी डिगती हुई जरूर दिखाई दी और 400 का नारा हवा हवाई हो गया। वो घटकर आ गई, उसे समझौता करना पड़ा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ लेना पड़ा। यह वो सवाल है, क्या कांग्रेस को अब अपने बूते देश में खड़ा होना होगा? क्या कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे राजनीतिक दल भी अब सक्रिय तौर पर ईवीएम के खिलाफ उस आंदोलन में शरीक होंगे जिसकी वो शुरुआत करेगी? और तीसरा सवाल है, क्या इस दौर में सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, या इस आंदोलन को राजनीतिक शक्ल में राजनीतिक लाभ और घाटे की स्थिति तक लाने तक इस देश के भीतर लोकतंत्र का यही मिजाज रहेगा? और उन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन भी पार्लियामेंट के भीतर पास करा दिया जाएगा? ये ऐसे सवाल है जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस की उस प्लानिंग पे टिके हैं जहां पर उसे पहली बार नजर आने लगा है कि कांग्रेस को ही कम से कम इस ईवीएम के मुद्दे और बैलेट पेपर के मुद्दे के आसरे एकजुट करके सांगठनिक ढांचे को मजबूत कर दिया जाए, जो इस दौर में तमाम राज्यों में गायब हो चला है और कहीं उसकी मौजूदगी नहीं है। तो ऐसे में चुनाव हारने से अच्छा चुनाव के लिए खुद को तैयार करना, इस देश में तमाम मुद्दे जो उठते हैं उनका असर बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक और जो वोट पड़ने के बाद नतीजे आते हैं वहां तक पहुंच जाए, यही कन्विंसिंग परिस्थिति कांग्रेस के भीतर पहली बार आ रही है। सवाल सिर्फ दो है, आंदोलन की अगुवाई करे तो कौन करे, और उस आंदोलन के समानांतर इस देश के अलग अलग जिलों में, राज्यों में, पंचायतों में, गांवों में कैसी सक्रियता होनी चाहिए? वह सुबह की प्रभात फेरी हो या शाम की रैली हो, या फिर लोगों से इस दौर में लगातार हस्ताक्षर लिए जाएं और उस हस्ताक्षर की शक्ल में इस देश के करोड़ों लोगों की बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाई जाए या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए? क्योंकि चुनाव ही वो प्रक्रिया है जो भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाती है। बाकी प्रक्रिया इस दौर में, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फोर्थ स्टेट यानी मीडिया हो, इनकी भूमिका किस रूप में राजनीतिक कटघरे में खड़ी की जा चुकी है, यह बताने की जरूरत है नहीं। तो सवाल लोकतंत्र को बचाने का है, लोकतंत्र के आश्रय चुनावी प्रक्रिया को ठीक करने का है, और उसके आश्रय डेमोक्रेसी के चारों स्तंभों को कम से कम हिलाने का है कि वो जाग जाएं। ये सारे सवाल हैं। इंतजार कीजिए, ऐलान होता कब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।